So it is an act to provide legal recognition for transaction carried out by means of electronic data interchange and other mean of electronic communication, commonly known as electronic commerce. अब देखिए बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो हम करते थे पहले भी, लेकिन उनको लीगल रिकग्निशन नहीं मिला हुआ था। तो ये एक्ट क्या करता है, उन सारी चीजों को जो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है उनको लीगल रिकग्निशन देता है, which involves the use of alternative to paper based method of communication and storage of information to facilitate electronic filing of document with the government agencies. So basically जो भी पेपर बेस्ड मेथड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, ऑल्टरनेटिव है उसका, तो उसको रिकग्नाइजेशन देता है ये। आप गवर्नमेंट एजेंसीज के पास डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो एक ये भी है कि इसने आईपीसी एक्ट को अमेंड कर दिया, इंडियन एविडेंस को एक्ट को अमेंड कर दिया, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को अमेंड कर दिया, आरबीआई जो इंडिया का एक्ट है उसको भी अमेंड कर दिया इस एक्ट ने। क्योंकि जैसे एविडेंस में पहले कंप्यूटर बेस्ड चीजें नहीं चलती थी, लेकिन आज की डेट में वो उतना ही वैलिड है जितना एक पेपर बेस्ड एविडेंस वैलिड होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू गिव लीगल रिकग्निशन टू ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अभी हमने बात की इंट्रोडक्शन में, तो यहां पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लीगल रिकग्निशन दे उन ट्रांजैक्शंस को जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के और अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हम कॉमनली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जिसने पेपर बेस्ड मेथड को रिप्लेस कर दिया हो कम्युनिकेशन के, उसको रिकग्निशन देना इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। टू गिव लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन मैटर विच रिक्वायर ऑथेंटिकेशन अंडर एनी लॉ। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, कोई डाटा आपने भेज दिया, लेकिन ये डाटा कैसे माने कि आपने ही भेजा है, ऑथेंटिकेट किया है। जैसे किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर करने होते हैं, तो ऐसे ही यहां पर डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है। तो डिजिटल सिग्नेचर को रिकग्नाइज करना भी इस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। टू फैसिलिटेट द ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ई पेमेंट्स। अब आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी। अब लॉकडाउन के टाइम पे तो आप मैक्सिमम पेमेंट जो है वो किसके थ्रू कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी तब भी आपने इस मीडियम को बहुत यूज किया था। टू फैसिलिटेट द ई स्टोरेज ऑफ डाटा इन प्लेस ऑफ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा। पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइलों में रिकॉर्ड होती थी, पेपर में रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अब आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जा सकती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी रिकग्नाइज्ड होता है, स्टोरेज भी रिकग्नाइज्ड होती है वो डाटा। ये स्टोरेज इस तरह की फॉर्म में ये एक्ट जो है वो फैसिलिटेट करता है, आपको अलाउ करता है। टू फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी हमने बात की इसकी, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड है का ट्रांसफर है बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको भी ये लीगल सैंक्शन देता है और फैसिलिटेट करता है। टू गिव लीगल रिकग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बाय बैंकर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। पहले आपको जाकर अपनी पासबुक को अपडेट कराना पड़ता था, जिसमें मैनुअल एंट्री होती थी, फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में होने लगा, लेकिन अब बैंक जो है वो आपको ई स्टेटमेंट भेजता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट भेजता है, बैंक स्टेटमेंट भेजता है। तो वो सब कुछ जो इस एक्ट ने अलाउ किया बैंक्स को कि वो जो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड रख सकता है ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। टू क्रिएट सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो भी हमने बात की थी कि जो भी चीज ग्रेजुअली बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिसका हम बहुत यूज करते हैं, उससे रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। तो जो एक्ट थे उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पुराने जो एक्ट्स थे उनके अंदर उससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं थी। तो इस एक्ट के अंदर हमने जो भी सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज होती हैं, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंट करता है किसको, कोई किसी भी प्रोविजन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो उसके अगेंस्ट क्या सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज बनती हैं वो ये एक्ट आपको बताता है। टू अमेंड द आईपीसी 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891
एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इन सारे एक्ट को भी अमेंड किया है इसने। क्योंकि देखिए पहले जो था वो क्राइम नहीं हुआ करता था कंप्यूटर बेस्ड, बिकॉज कंप्यूटर यूज ही नहीं होते थे। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल से कोई इंफॉर्मेशन हैक कर ले, आपके पर्सनल कंप्यूटर से कोई डाटा चोरी कर ले, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दे जान के जिससे आपका डाटा उड़ जाए, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपके पैसे चोरी कर ले बैंक से, तो उसने आपसे छीना नहीं है, आपके घर से आगे चोरी नहीं की है, बस आपके बैंक अकाउंट से आपका पासवर्ड हैक करके चोरी कर लिया है। तो वो सब चीजें भी इन सारे एक्ट्स में आनी चाहिए थी, तो इसीलिए इन सारे एक्ट्स को भी अमेंड करना पड़ा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अभी एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता? एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सेप्ट चेक्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है आपका। इस एक्ट में आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमोजरी नोट, चेक्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अब ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ चेक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो चेक आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस एक्ट के आने के बाद चेक की डेफिनेशन भी अमेंड हो गई कि चेक भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब इस एक्ट के स्कोप से, इसके प्रीव्यू से बाहर है। तो वहां पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ पावर अटॉर्नी अंडर द पावर अटॉर्नी एक्ट। अब आप किसी को पावर अटॉर्नी देना चाहते हैं तो आज भी वो पेपर बेस देनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रीव्यू में नहीं आता है। एग्जीक्यूशन ऑफ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो आपको विल करनी है, तो विल आज भी, विल के ऊपर आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रीव्यू में नहीं आती विल, तो आपको वो पुराने मेथड से करना पड़ेगा। एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आज भी पुराने मेथड पे ही हमें रहना पड़ता है। एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गैजेट। अब ये तो कैटेगरी हो गई जो नॉन एप्लीकेबल, जिन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन जिसके बारे में बता देगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के प्रीव्यू से आउटसाइड है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रीव्यू से बाहर मान लेंगे, वो बाहर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी, बट हम सारी डेफिनेशन नहीं, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एक्सेस। अगर हम इस एक्ट में एक्सेस का मतलब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक्सेस की, तो वो क्या है? तो सेक्शन 2 डील करता है सारी डेफिनेशंस को, बट सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं। तो सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इट मींस गेनिंग एंट्री इनटू, इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको मैं अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे रहा हूं, उसका मतलब क्या है? ये आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इट मींस गेनिंग एंट्री, आप एंट्री गेन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे? लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन, मेरे किसी भी कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से, तो हम उसे कहेंगे कि एक्सेस किया आपने मेरा कंप्यूटर। एड्रेसी, it means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediaries. For example, मैं आपको ईमेल कर रहा हूं एक, तो मैंने ईमेल में आपका एड्रेस डाला, तो मेरी इंटेंशन क्या है? ईमेल आपको भेजना। ऑरिजिनेटर मैसेज कौन है? मैं हूं। तो एड्रेसी कौन है? आप हैं। इंटरमीडिएट कौन है? मान लीजिए मैं जीमेल अकाउंट के थ्रू आपको भेज रहा हूं, तो जो इंटरमीडिएटरी है वो जीमेल है, ठीक है? तो जीमेल एड्रेस ही इंक्लूड नहीं होता। तो जैसे मैं आपका एड्रेस टाइप करूंगा जीमेल के जो 2 जहां पर लिखा होता है जब आप ईमेल करते हैं किसी को, तो वो एड्रेस ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसका मतलब क्या है? विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिज और सिमिलर डिवाइस। तो इन सब में अगर इंफॉर्मेशन कोई है तो उसको हम
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन कहेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? इट मीन्स द इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन और अदर कम्युनिकेशन मीडिया। Terminal or a complex consisting of two or more interconnecting computer, whether or not the interconnection is continuously maintained. ठीक है, सो ये कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है। अब कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है? इट मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर, ये सब कंप्यूटर रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इट मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस भी हो सकता है, इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस, जिसमें इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस हों, एंड एक्सक्लूडिंग कैलकुलेटर विच आर नॉट प्रोग्रामेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड in conjunction with external file which contain computer program, electronic instruction, input data and output data that perform logic, arithmetic, data storage and retrieval, communication, control and other function. तो कंप्यूटर सिस्टम में आपका कंप्यूटर, इस डेफिनेशन पे जाएं, आपकी मोबाइल फोन, आपके टैब्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि आप क्या करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट को सपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू उसको जो प्रोग्रामेबल, मतलब जो इनपुट और इनपुट के थ्रू आप प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को, जो कंप्यूटर, जो भी आपका डिवाइस है वो करता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम है आपका। डेटा क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, knowledge, facts, concept or instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed or has been processed in a computer system or computer network, or maybe in form including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched card, punched tape और स्टोर्ड इंटरनली इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो उसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तो आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर के अंदर आपका कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है, या आपने उसको प्रिंट आउट्स लेके रखा हुआ है, ये सब आपके लिए डाटा है। तो अगर कोई भी आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है तो आईटी एक्ट का वायलेशन कर रहा है। तो ये हम समझ रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स डाटा, ऑब्वियस है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म, ये सब इंफॉर्मेशन है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डाटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, वॉइस हो सकती है, कोड हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। तो ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इंटरमीडियरी कौन होता है? वैसे तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया था अभी आपको। इंटरमीडियरी विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मींस एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन receives, stores or transmit the message or provide any services with respect to that message। तो मेरे बिहाफ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कोई, तो वो इंटरमीडियरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको जीमेल, तो जीमेल इंटरमीडियरी होगा जो मेरे, देखिए पढ़िए डेफिनेशन एक बार फिर से। इंटरमीडियरी विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मींस एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट द मैसेज। तो वो रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज और प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट मैसेज। ठीक है। की पेयर, अभी हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर की। तो डिजिटल सिग्नेचर में एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है, तो उसको हम पेयर कहते हैं, की पेयर कहते हैं। यानी कि दोनों के बिना, एक की दूसरी की के बिना बेकार है, तो ये पेयर है। ठीक है, क्या होता है पढ़ते हैं। इन एनी एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, की पेयर मीन्स a private key and its mathematically related public key which are so related that the public key can verify a digital signature created by private key। तो अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, समझेंगे डिजिटल सिग्नेचर को। तो उसके अंदर दो की यूज होती है, एक प्राइवेट की यूज होती है, एक पब्लिक की यूज होती है। उसके पेयर को हम की पेयर कहते हैं। यानी कि आपके पास अगर पब्लिक की है, मैंने अपने सिग्नेचर में प्राइवेट की यूज की,
आपके पास पब्लिक की है तो आप मैच कर सकते हैं कि क्या बीच में किसी ने डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की थी। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम सेट होता है और जो भी उसका आंसर आता है, अगर दोनों की का आंसर सेम आता है तभी वो डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर पाते हैं, आपको समझ में आता है। अगर की चेंज है, स्लाइडेस्ट से भी अगर उसके साथ टैम्परिंग हुई है हल्का सा भी, तो आपको पता चल जाता है, तो वो मैच नहीं करेंगे। खैर उसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो की पेयर मीन्स प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ऑरिजिनेटर कौन है? Originator means a person who sends, generates, stores or transmit any electronic message or causes any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person but does not include an intermediary. अभी हमने डिस्कस भी किया था पीछे ऑरिजिनेटर। अब मैं यहाँ पे ऑरिजिनेटर हूँ। प्राइवेट की क्या होती है? इट मीन्स द की और अ की पेयर यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल की। सिर्फ और सिर्फ जो सब्सक्राइबर होता है डिजिटल सिग्नेचर का, प्राइवेट की सिर्फ उसको नोन होती है। So it's a very confidential key, like your password, which only you know. Even the person, the bank who's issuing the password don't know about it. Same sense में private key भी not known to anybody else except the subscriber. Subscriber means जिसने subscribe की है वो key. Then public key. It means the key or a key pair used to verify a digital signature and listed in the digital signature certificate. अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर ये की जो होती है पब्लिक की, ये लिस्टेड होती है। तो मैच करने के लिए मान लीजिए आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजा और मुझे चेक करना है, तो जहां पे भी जिसके भी नाम से वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसकी मैं पब्लिक की दूंगा और उससे मैच करूंगा। तो जब मैं पब्लिक की डालूंगा तो वो डाटा खुल जाएगा और अगर सब कुछ ठीक है तो समझ में आ गया कि डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ टैंपरिंग हुई है। सब्सक्राइबर, it means to a person in whose name the digital signature certificate is issued, because it is mentioned ना कि सब्सक्राइबर को ही प्राइवेट की के बारे में पता होता है। तो सब्सक्राइबर कौन है? जिसने भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे इशू हुआ है। और पब्लिक की उसी के नाम से जहां पे सर्टिफिकेट होगा उसकी लिस्ट में उसके नाम के आगे लिखा होगा, डिटेल होगी। वेरीफाई, वेरीफाई इन रिलेशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर, electronic record or public key with a grammatical variation and cognate expression means to determine whether the initial electronic record was affixed with the digital signature by the use of private key corresponding to the public key of the subscriber. तो उससे ये verify कर पाते हैं the initial electronic record is retained intact or has been altered since such electronic record was so affixed with the digital signature. वो वैसा का वैसा ही है, intact है जैसा वो भेजा गया था